Okay, now today I am going to talk about scalars and vectors. क्या होते हैं, क्या ज़रूरत है फिजिक्स में, इसको हम किस तरह से समझते हैं, जबकि हम कहते हैं कि फिजिक्स इज बेसिकली ऑल अबाउट आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में आप क्या चीज़ें देखते हो जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. जिसको भी आप ऑब्जर्व कर सको, जिसको आप मेजर कर सको, that quantity is a physical quantity, and I have written on the board what are physical quantities are those which can be measured or observed, all those quantities. Okay, क्या इसकी आगे हमारे पास two types हो जाती हैं. Types of the physical quantities are they are basically two. कौन सी होंगी? स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स आर बेसिकली नंबर्स. ये आप याद रखें कि स्केलर क्या है? इट इज अ नंबर, सिंपली a नंबर. 4 5 6 7 8. किसी चीज को आप मेजर करते हैं, अगर उसका मास मेजर कर रहे हैं, इट इज इन केजी, आप कहते हैं 50 केजी, राइट. आपको तब तक कंप्लीट समझ नहीं आएगा इफ आई एम नॉट मेंशनिंग द यूनिट. आई हैव टू मेंशन द यूनिट. केजी मुझे मेंशन करना जरूरी है, मीटर मेंशन करना जरूरी है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ और डिस्टेंस. सो all those physical quantities which can be easily understood by just mentioning its magnitude in terms of its proper units. तो ये आप देख सकते हैं which can be completely specified or understood with only magnitude with proper units. अगर इस चीज को हटा दें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्केलर. मैं उसको मेजर ही नहीं कर सकूंगी. तो दिस इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, राइट. इसकी एग्जांपल क्या है स्केलर क्वांटिटीज की? वर्क, मास, डिस्टेंस. ऑब्वियसली इसको किसी तरह रिप्रेजेंट भी करते होंगे पेपर के ऊपर. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल लेटर से. It is represented by simply a letter, like for distance we use D. It is simply a number, right? So this is all about scalar quantities. Scalar quantities are those quantities which can be completely understood with magnitude only in terms of proper units. कौन सी scalar quantities होंगी? Everything which fulfill this definition. जैसे मैंने आप mass measure करना है, obviously I will say कि ये 2 kg है. 2 is the number, kg is the unit. So it is a scalar quantity. बात पूरी समझ आ गई आपको, किसी और चीज की जरूरत नहीं है. आप वॉल्यूम की बात करते हैं, आप कहते हैं 5 लीटर्स. अगेन आपको पूरी तरह बात समझ आ गई है कि 5 लीटर्स आपको चाहिए. तो इसका मतलब है all those quantities जिसमें units और magnitude से complete आपको बात समझ आ जाए, those are scalar quantities. Next type of the physical quantities are vector quantities. Vector quantities are those which for their complete specification. अब ये अगर आप देखें असल इसमें जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है उसके लिए सही तरीका ये होता है कि साइंसेस में मसला नहीं होता. आप सिर्फ एक डेफिनेशन को जब याद करते हैं तो उसी तरह दूसरी को बता सकते हैं. जैसे आप ये देखें, आर दोज व्हिच फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नीड नॉट ओनली मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स बट आल्सो डायरेक्शन इज नीडेड. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी कंप्लीटली अंडरस्टूड और स्पेसिफाइड not only with magnitude in terms of proper unit but also direction is needed. तो उन्हीं sentences को use करके कर सकते हैं. Okay, example क्या होगी? Force. मैं किसी चीज पे force apply कर रही हूँ, ऐसे धक्का दे रही हूँ. जब धक्का दिया है तो अगर मैं ये कहूँ 40 न्यूटन फोर्स है तो क्या बात पूरी समझ आ जाएगी? No. क्योंकि इस डायरेक्शन में भी हो सकता है 40 न्यूटन, ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है, नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है. इसका क्या मतलब हुआ कि बात को समझने के लिए मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. अब हम वेक्टर्स की तरफ चलते हैं. सो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच नीड मैग्नीट्यूड with proper units
एंड ऑल्सो डायरेक्शन। तो फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी अगर आप मेंशन नहीं करेंगे कि नॉर्थ की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ रही है या साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ, तो बात पूरी तरह समझ नहीं आएगी। एंड इन द सेम वे वेलोसिटी एंड टॉर्क। रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड लेटर, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा कहती हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है। बोल्ड का मतलब है आपने अगर ए लिखा है तो उसको गाढ़ा करके लिखो। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर, बट मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर कौन सा है कि ए डाला और उसके ऊपर एरो डाल दिया। अब अगर मैं खाली ए लिखती हूँ तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर मैं एरो डालती हूँ तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। एंड दिस आल्सो रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये बोल्ड में है। तो रिप्रेजेंटेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड लेटर डी फॉर डिस्प्लेसमेंट और विद एरो ऑन द टॉप ऑफ अ लेटर। जैसे कि डी के ऊपर एरो डाल दो, ए के ऊपर एरो डाल दो, टॉप के ऊपर एरो डाल दो, फोर्स के ऊपर एरो डाल दो। ओके, अब इसमें ये मैंने नोट लिखा है, दिस इज बेसिकली नोट कि ये एरो, दिस इज नोट अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि वेक्टर के ऊपर एरो क्यों हो। सीधी लाइन हो जाए, खाली कोई और सिंबल हो जाए, इस वजह से कि लेंथ ऑफ द लाइन, ये अगर जब मैंने लाइन डाली है ये क्या शो कर रही है? मैग्नीट्यूड दूंगी। और जब तो यही लिखा है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड, इसके ऊपर आगे एरो लगा दिया, शोज द डायरेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है 2 मीटर्स, चूजन स्केल कोई भी, ये मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं और ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि इस साइड पे है या जो आप मेंशन करोगे। सो दिस इज द बेसिक this is basically the representation of a vector quantity, how it is represented. Example इसकी मैंने आपको दी है कि work, this is scalar and this is vector W, arrow है ऊपर, कोई arrow नहीं है, so it is a scalar quantity. Scalar quantity के लिए क्या जरूरी है? Magnitude भी हो और unit भी हो। 20 joules, this is correct. Energy E is equal to 40 joules. This is correct. अगर मैं इसको रब कर देती हूँ, अब distance D is equal to 20. This is wrong. आम तौर पे आप लोग क्या करते हैं कि लिखते हुए units को इतनी weightage नहीं देते। Units कई दफा आप mention नहीं करते numerical में, तो ये बताने का मकसद ये है कि ये must है। जब भी आपको किसी चीज को mention करना है, वो scalar को mention कर रहे हैं, तो उसके साथ units जरूर होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर की। आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन मैंने लिखा है डी, डी के ऊपर मैंने क्या डाला है? एरो डाला हुआ है। ये देखिए, ये मैंने इसके यूनिट्स लिखे हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मतलब है ये ठीक है। अब अगर मैं इधर एफ के ऊपर एरो नहीं डालती, अगेन दिस इज रॉन्ग, इसके आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। यू हैव टू मेंशन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इस तरह से क्या है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं, ये शो कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब मैं लिखने में लिखती हूँ कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, तो मैं इसको एरो डालूंगी इसके, राइट? नाउ इट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर से आपके ज़हन में आना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर लाइंस को मिलाकर जो चीज बनी होती है, दैट इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स के अपने पॉइंट्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन को। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी किस्म की होती हैं, कौन सी होती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ। अभी मैंने क्या कहा है कि उनसे मिलकर जो बना होगा उसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर। और आपको ये पता है अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि हमेशा एक्स एंड वाई जब हम कहते हैं तो दे आर एट 90 डिग्री।
ये y हो गया और ये x हो गया। Such that ये इसके explanation है, two axes are at right angle to each other। दोबारा right angle का मतलब ही यही है कि दरमियान में 90 का एंगल बन गया। They cut each other at a point। एक जगह पे एक दूसरे को काटेंगी और जिस जगह पे काटेंगी that is the origin। जिधर भी, बेशक ये भी हो सकता है कि आप इधर इसको कर दो, now this is the origin, ठीक है। तो जिस जगह पे वो काटेंगी उसको आप origin कहो। और इनके दरमियान अब ये क्या होगा, towards right it is positive x axis, towards left it is negative x axis। ऊपर जो होगा always positive। बताने ये क्यों बताया जाता है, आपके इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें g की वैल्यू के ऊपर अक्सर डिस्कशन होती है कि g की वैल्यू कौन सी पॉजिटिव लेंगे कौन सी नेगेटिव लेंगे, जो ऊपर। अब हमें ये पता चल गया कि व्हेन द मोशन इज अलोंग y एक्सिस, ऊपर की तरफ कोई चीज जा रही है तो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव है। अब ये तो न्यूमेरिकल्स करते तक हमें ज्यादा क्लियर हो।